है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। आज हम पढ़ने वाले 1857 की क्रांति, जो कि आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 1857 की क्रांति का पूरा टैग लाइन। तो चलिए दोस्तों, हम अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक 1857 की क्रांति। दोस्तों, हमारे स्क्रीन पे बहुत सारे चीज़ें आएंगी, आप उन्हें देखते जाना, मैं उन्हें डिस्क्राइब करते जाऊंगा। दोस्तों, जो 1857 का जो संग्राम था, वो हमारे देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों, ये डेट याद रखना आप, 10 मई 1857 को यह जो क्रांति थी वो मेरठ से शुरू हुई थी। और कैसे शुरू हुई थी? एक बंदूक था, हमारे सेना को एक बंदूक दिया गया था। उस बंदूक का जो कारतूस था, उसको बोला गया कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई हुई है, और उस कारतूस को दांत से काट कर चढ़ाना होता था। इस कारण से सैनिकों में विद्रोह हुआ, और वो विद्रोह बहुत आगे चल के पूरे देश में फैल गया। देखिए, यहाँ भी यही बात है, क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, और उसका स्वरूप बदलकर पूरे देश में जनव्यापी विद्रोह में हुआ, और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। देखिए, इसको इतिहास में कई नाम मिले। किसी ने इसे 1857 का विद्रोह कहा, तो किसी ने 1857 का गदर कहा। वहीं वीर सावरकर जी ने इसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये जो क्रांति थी हमें आजादी तो नहीं दिला पाई, लेकिन आगे चल के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके लिए प्रेरणादायी बनी, रोल मॉडल बनी, और इसने हमारे देश की सुनहरे भविष्य की नींव रख दी। आज हम आजाद इंडिया में जी रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो विद्रोह था, इसके सेंटर्स कौन थे और इनके लीडर्स कौन थे। इसको हम आगे भी देखेंगे मैप के थ्रू। अभी बस आप ये देखते रहना, बस आपके मतलब दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, चल क्या रहा है इस टॉपिक में। देखिए, दिल्ली में जो था, हमारे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को नेता बनाया गया था इसका। तो और वो बहुत ही बूढ़े थे, तो जो उनका जनरल था, जनरल बख्त खान, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो दिल्ली में दो लोग हैं, जनरल बख्त खान और बहादुर शाह द्वितीय। कानपुर में नाना साहब हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल हैं, और इसी तरह बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौली अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को सभी जानते होंगे, उन पर बहुत सारी मूवीज आई है, सीरियल्स आए हैं। इलाहाबाद में लियाकत अली, और ग्वालियर में तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब से अटैच्ड हैं। तात्या टोपे नाना साहब को ही मतलब उनकी सेना का नेतृत्व करते थे। गोरखपुर में गजाधर सिंह। तो ये जो नाम थे, ये बस आपने देख लिया, मैं आपको आगे भी याद कराऊंगा। ये बस एक वो था कि हाँ, कहाँ कौन कौन से नेता थे। अब विद्रोह के समय कौन से प्रमुख अंग्रेज जनरल थे? देखिए, अगर इसको याद करना है ना, तो हमको क्या करना होगा, हमको एक मूवी की तरह याद करना होगा। जैसे मूवी होती है, तो मान लीजिए कि ये जो मूवी थी, इसमें हमारे सुपर हीरोज थे। ये सुपर हीरोज कौन थे? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो विलेन थे, विलेन हम नहीं अंग्रेजों को ही विलेन मानेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, उन्होंने हमें गुलाम बनाया और हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनके खिलाफ लड़े। तो एक मूवी की तरह सोचिए, ये हमारे सुपर हीरोज थे। अब आए हैं हमारे विलेन। तो विलेन कौन थे भैया? विलेन दिल्ली में लेफ्टिनेंट बिलोबी, निकोलसन और हडसन, ये तीन जनरल थे। कानपुर में सर यू व्हीलर, कॉलिन कैम्पबेल। कॉलिन कैम्पबेल का नाम आप खास ध्यान रखना। द मोस्ट एडोरेबल विलेन इस युद्ध का, यानी कि थैनोस, यही है कॉलिन कैम्पबेल। लखनऊ हेनरी लॉरेंस, हेनरी हावलॉक, जेम्स ऑटम, कॉलिन कैम्पबेल। आप ये मत सोचना कि नाम बहुत ही मतलब ज्यादा हो रहे हैं, ये आपके नोट्स बनाने के लिए मैंने डाला हुआ है। ये बस आपको नाम याद रखना है, और ये नाम बस अभी आप देख लो, आगे जो भी हमारा जो लेक्चर होगा, ये नाम दोबारा आएंगे। झांसी में सर ह्यू रोज, बनारस में कर्नल जेम्स नील। अब विद्रोह के समय ब्रिटेन प्रशासन, मतलब ब्रिटेन में क्या था प्रशासन में, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो ये चीज दोबारा नहीं आएगा, इसको आप जरूर ध्यान रखना। उस टाइम इंग्लैंड में कौन थी महारानी? महारानी विक्टोरिया। प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। और उस टाइम इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। ये तीन चीजें आप खास याद रखना। अब हम चलते हैं आगे अपने वीडियो में। आइए,
अब कोई भी मूवी बनती है, हमने बोला कि इसको हम एक मूवी की तरह याद करेंगे, तो कोई मूवी बनती है तो सबसे पहले क्रिटिक्स आते हैं। कुछ क्रिटिक्स के रिव्यूज पॉजिटिव होते हैं, कुछ क्रिटिक्स के रिव्यूज निगेटिव होते हैं। तो आइए हम देखते हैं पॉजिटिव रिव्यूज किसके किसके थे। सबसे पहले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। दूसरा, जस्टिस मेकारकी, इन्होंने क्या कहा? 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था अपितु भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। आप बोल रहे हैं बहुत बड़ा हो रहा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये फैक्ट्स एज इट इज हो सकता है, एज इट इज यही फैक्ट एग्जाम में आ जाए। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था, ये कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी, ये कहा था डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने। अब आइए, कोई भी मूवी बनती है तो उसका एक ब्रांड लोगो होता है। आइए हम इसका ब्रांड लोगो देखते हैं। इसका ब्रांड लोगो था कमल और रोटी। कमल और रोटी ही वो चिन्ह था जिस जो मतलब एक दूसरे का मतलब होता है ना, लैंग्वेज साइन लैंग्वेज में लोग एक दूसरे को निर्देश देते थे। तो कमल और रोटी था जिसको लेके एक सेना दूसरी टुकड़ी के पास पहुंचती थी और ये विद्रोह आगे बढ़ता जाता था। आइए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अब आइए निगेटिव क्रिटिक्स। बहुत सारे निगेटिव क्रिटिक्स हैं। ये इनमें से मोस्टली जो निगेटिव क्रिटिक्स हैं, ये कहाँ है? इंडिया अब्रोड, मतलब इंडियंस नहीं है, बस एक ही इंडियन है, आरसी मजूमदार। इन्होंने बोला था 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और ऐसे विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। और ये बहुत सारे हैं, जैसे इन लोगों ने बोला था विलियम हार्वर्ड रसेल, जेड रॉबर्ट्स। ये सब बस आप देख लो और आप इनको कॉपी में नोट कर लेना। और हो सकता है ये जो है इनके निगेटिव थॉट्स उतने नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, तो आप इनको बस नोट कर लेना। हम ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, 1857 की क्रांति, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए, विद्रोह के कारण। कोई भी मूवी में भी आपने देखा है, अगर हीरो विलेन से लड़ने जाता है तो ऐसे नहीं लड़ने जाता है। होता क्या है, हीरो के साथ कुछ ना कुछ होता है, तभी वो फिर आक्रमण करता है। तो यहाँ भी कुछ कारण थे जिसके कारण लोगों में विद्रोह भड़का और ये जो क्रांति थी वो क्रांति बनी। विद्रोह के कारण में से क्या क्या थे मुख्य कारण? राजनीतिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, तत्कालिक कारण। ये बस आप इनको देख लो। हम इन्हीं जो पॉइंट्स हैं इन पे आगे चल के इस विद्रोह के कारण को इलेबोरेट करेंगे। आइए, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे जो बड़ा कारण था वो था डलहौजी की हड़प नीति। एक तरह से कहिए तो इन्होंने ही नींव रखी। ये जो हड़प नीति थी, इसी ने नींव रखी थी 1857 की क्रांति की। ये हड़प नीति को हम लैप्स नीति भी कहते हैं। इस नीति में क्या था? जैसे पहले राजा थे तो एक नियम होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ये डायलॉग आपने सुना होगा ऋतिक रोशन की मूवीज से, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था। अब क्या हो भैया, अगर किसी राजा के पास कोई पुत्र ही नहीं हो तो फिर क्या होता था? वो लोग गोद लेते थे, अपने रिलेटिव में से किसी बच्चे को गोद लेंगे, उसको अपना दत्तक पुत्र बनाएंगे और जब उनके बाद वो दत्तक पुत्र राजकाज संभालेगा। तो डलहौजी ने देखा कि अगर मैं ये नियम लगाता हूं तो बहुत सारे राज्य मेरे अंडर में आ जाएंगे। तो उसने क्या बोला कि कोई भी निसंतान राजा दूसरे को गोद नहीं लेगा, और अगर कोई राजा निसंतान होगा तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। और उसने इस आधार पर सतारा, जैतपुर, संभालपुर, बाघा, उदयपुर, झांसी, नागपुर, आपको नाम याद रखना है, सतारा, जैतपुर, संभालपुर, बाघा, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनको ब्रिटिश राज्य में मिला दिया। अब दूसरी बात क्या आती है? अवध के नवाब। अवध के नवाब पर इन्होंने कुशासन का आरोप लगाया और अवध को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया। नाना साहब, जो कि बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा थे, उनके दत्तक पुत्र थे, अंग्रेजों ने उनका पेंशन बंद कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ये जो पूरा सिनेरियो था, इंडिया में उस टाइम भी राजा राज करते थे, अब वो लोग देखे कि अरे ये अंग्रेज एक एक करके राज्य को हड़पते जा रहे हैं, कल को मानते हैं हमारा भी बेटा होगा, उसका कोई संतान नहीं होगा, हमारा राज्य हड़प लेंगे। और जैसे अवध के नवाब पे कुशासन का आरोप लगा कि उनका राज्य हड़प लिया तो हमारा भी हड़प लेंगे। तो उनको क्या लगा कि अब धीरे धीरे हमारी सत्ता जाएगी और अंग्रेज हमारे राज्य को हड़प लेंगे।
और इससे भी बड़ा आग में घी का काम क्या हुआ। आग में घी, एक मुहावरा आपको पता है आग में घी डालने पे क्या होता है। आग में पेट्रोल डाल दो, सीधे इसको आग में पेट्रोल बोल दो। जो बहादुर शाह द्वितीय थे, उनके वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी। ये जो बात थी, ये और मतलब ये अपमान हो गया ना। बहादुर शाह द्वितीय क्या थे? वो भारत के अंतिम मुगल सम्राट, मतलब पूरे भारत में वही मुगल सम्राट थे जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते थे। अब उन पे आंच आ गई। तो ये राजनीतिक कारण थे। भाई बढ़ते हैं हम सामाजिक एवं धार्मिक कारण पर। दोस्तों, जो हमारा इंडिया था ना, इंडिया में पहले क्या था? पहले के लोग क्या करते थे कि बहुत सारे इंडिया में रूढ़िवादिता थी। जैसे विधवा को, जैसे अगर उसका हस्बैंड मर गया तो उसके साथ ही जला दो। विधवा था, विधवा विवाह, ये सब मतलब बहुत सारे बाल विवाह चलता था। सती प्रथा जो मैंने आपको बताया। तो अब आते हैं कि आखिर क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या हुआ? भारत में ईसाई शिक्षा को कंपनी ने अपने कर्तव्यों में सम्मिलित कर लिया। जैसे ही सम्मिलित हुआ, ईसाई मिशनरियों ने धड़ाधड़ स्कूल खोलने शुरू करने लगे। अब लोगों को क्या लगा कि भाई अब तो अपने धर्म पे खतरा नजर आने लगा है। भले ही इंडिया में हिंदू थे, मुस्लिम थे, लेकिन अब ईसाई धर्म आने लगा। लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश की जाने लगी। तो सीधी सी बात है, लोगों को अपने धर्म पर खतरा नजर आने लगा। तो अगर मैं हूँ, मुझे कोई मेरा धर्म चेंज करने को अगर प्रेस करेगा, तो सीधी सी बात है, मैं तो विद्रोह करूंगा ही करूंगा। तो ये जो बात थी, ये बहुत बड़ा फैक्टर थी। अब आइए 1856 का धार्मिक नियोक्ता अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 1856 में कानून बनाया जिसके तहत ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को ही अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया और नौकरियों में प्रमोशन दिया गया। शिक्षा संस्थान में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। इस कानून के बड़े व्यापक स्तर पर पादरियों ने हिंदू और मुस्लिम को ईसाई बनाया। अब बोलो, अब क्या होगा? अब हिंदू मुस्लिम को आप ईसाई बनाओगे तो जो दूसरे हिंदू, बड़े बड़े हिंदू गुरु हैं, वो तो आप पे गुस्सा करेंगे करेंगे। उनको ऐसा लगेगा भाई हमारा तो सत्ता ही जा रहा है। अब वो हिंदू गुरु जो होते हैं, वो पूरे एक हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनको गुस्सा आया तो पूरी कम्युनिटी को गुस्सा आएगा। तो ये भी एक कारण था। अब आइए भारतीय समाज में सुधार कार्य। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत से रूढ़िवादिता थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? उनको सही करने का फैसला कर लिया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। अब भारतीयों ने क्या, इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझा और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। अब आ गया ये अंग्रेजी शिक्षा। अब क्या हुआ? अंग्रेजों ने भारतीय समाज को शिक्षित, क्योंकि उनको व्यापार करना था। व्यापार करना था तो अंग्रेजी जानना जरूरी है। अगर अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो व्यापार नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी स्कूलों की शुरुआत की जिसमें भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। और अंग्रेजी के साथ साथ वहाँ ईसाई का भी प्रचार होता था। तो इससे क्या हुआ? लोगों में एक गुस्सा फूटने लगा कि अब ये इंडिया को ईसाई देश बना देंगे, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण थे। अब आइए आर्थिक कारण। आर्थिक से मतलब है आपका इकोनॉमी। सबसे पहले क्या हुआ? जब अंग्रेज जब आए तो उससे पहले हमारा देश बहुत ही समृद्ध था। हमारे देश में बहुत सारे शिल्पकार थे। मतलब अंग्रेज जब आए तब हमारा देश एक सोने की चिड़िया था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने सोने की चिड़िया को पूरा एक एक करके उसके पंख तोड़ने शुरू किए और पूरा सोने की चिड़िया को उन्होंने खत्म कर दिया। भारतीय कारीगरों से उनकी रोजी रोटी छीनना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बने उत्पाद अत्यंत सस्ते दामों में भारत में बिकने लगे, जिसके कारण भारतीय कारीगरों के रोजगार साधन छीनने लगे। ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने उन पर और अधिक कर लगा दिया, जिसके कारण उन कारीगरों में असंतोष की भावना जन्म लेनी शुरू कर दी। अब वहाँ जैसे आज हमारा इंडिया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना से आते हैं। और चाइना के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, तो लोग क्या करते हैं? दिवाली में लाइटिंग्स चाइना से खरीद लेते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारे जो लोकल लोकल जो हैं, जैसे दिए वगैरह जो लोकल बन रहे हैं, वो बंद हो जाते हैं। लोग चाइनीज दिए खरीद लेते हैं। तो ऐसा ही सेम उस टाइम हुआ। अब अंग्रेजों की व्यापारिक नीति। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति क्या था? कि भारतीयों के सारे व्यापार ठप्प कर दो। भारतीय उत्पाद को अगर विदेश में भेजना है तो आपको अत्यधिक शुल्क देना होगा।
अब इससे क्या होगा, अत्यधिक शुल्क देना होगा तो जो मुनाफा था, मुनाफा कमी नहीं घाटा होने लगा। भारतीय उत्पाद को भारत में कोई खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि टैक्स लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो हम क्यों खरीदेंगे। अब आप सोचिए कि मैं इंडिया में कुछ बना रहा हूँ, वही चीज फॉरेन से आया, कम दाम में आ रहा है, तो मेरी चीजों को कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा। इससे क्या हो गया, भारत का जो व्यापार था वो ठप हो गया और भारतीय व्यापारियों के मन में गुस्सा बढ़ने लगा। ब्रिटिश समाज के स्थायी बंदोबस्त की नीति और अत्यधिक कर। सरकार ने स्थायी बंदोबस्त की नीति के तहत भारत के जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया। जिस जमींदार को क्या करना था, कर वसूलना था और सरकारी खजाने में जमा करना था। तो किसानों से अधिक मात्रा में कर वसूल लेते थे। इससे क्या हो गया, जनता पे बहुत अधिक कर लग गया और जनता सरकार का विरोध करने लगी। अब आइए सैन्य कारण। सैन्य कारण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही था, क्योंकि उस टाइम क्या था, इंडिया में जो सेना थी वो 5:1 में थी। 5:1 मतलब 5 भारतीय सैनिक पे एक अंग्रेजी सिपाही। तो ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लो आप मुझे सैलरी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैं आपके अंडर में हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने देश का सिपाही हूँ। मैं अपने देश में हूँ, मैं यहाँ की संस्कृति से जुड़ा हूँ, मेरे परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। तो कल को कुछ भी होगा तो मैं, मेरे जो अंदर का मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा परिवार, वो तो जागेगा ना, जागेगा तो मैं क्या करूंगा, उनका फेवर करूंगा। सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने भारतीय सैनिकों को समुद्र पार लड़ने के लिए भेज दिया। उन्होंने 1856 में एक ऐसा कानून पास किया जिसके अनुसार लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जा सकता था। अब इससे क्या हुआ, समुद्र पार भेजोगे तो अपने परिवार से दूर जाएगा, और समुद्र पार जाना लोग अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार। परेड के दौरान भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। उनकी सभ्यता, संस्कृति और धर्म का मजाक उड़ाया जाता था। वेतन, पदोन्नति और तैनाती में भारतीयों के साथ भेदभाव। भारतीय सैनिकों के साथ ब्रिटिश प्रशासन भेदभाव नीति अपनाता था। केवल ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों को ही वेतन और पद में मतलब उनको ही प्रमोशन मिलता था, भारतीयों को प्रमोशन नहीं मिलता था, और उनकी सैलरी उनसे कहीं कम होती थी। सेम पोस्ट, उनको सैलरी ज्यादा, इंडियंस को कम। और दूसरी बात क्या थी कि जो सिख सैनिक थे उनको बोला जाता था कि बाल नहीं काटो, अगर बाल काटोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब सिख तो उनका धर्म ही है, वो बाल बड़े बड़े बाल रखते हैं, साफा बांधते हैं। और इसमें जो दो चीज थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, सबसे पहला वो मैंने आपको बता दिया, सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, समुद्र पार जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, 1954 में क्या किया गया, डाक कार्यालय अधिनियम निकाला गया। सिपाहियों को मुफ्त डाक सुविधा मिलती थी कि अपने घर पे डाक भेज सकते थे, उसको बंद कर दिया गया। अब उस टाइम ना फोन था, ना कुछ था, तो क्या डाक ही था ना। अब एक इंसान घर से दूर रह रहा है और उसकी फैमिली कहीं और है, तो अपनी फैमिली से बात नहीं करेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो ये सब जो कारण थे वो फिर विद्रोह के कारण बने। तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था, मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया था कि 1857 में उस टाइम क्या हुआ था कि एक राइफल के जखीरे का हिस्सा था, एनफील्ड राइफल, जिसमें एक बुलेट पर ग्रीज का पेपर लगा होता था, और इस पेपर को सैनिकों को अपने दांते से हटाना होता था। उसके बारे में क्या कहा गया कि इस पे गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। अब हिंदू और मुस्लिम, हिंदू गाय की चर्बी से नफरत नफरत, मुस्लिमों को सुअर की चर्बी से नफरत। अब दोनों धर्मों की भावनाएं आहत हो गई, आहत हो गई। और एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने सैनिकों के नेतृत्व में विद्रोह छेड़ दिया। बस यही जो विद्रोह था वही वो चिंगारी थी जिसने पूरा का पूरा आग लगा दिया इंडिया में, और 1857 की क्रांति बन गई। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने आपको बोला था मैप के तरीके समझाऊंगा। ये जो आपको मैप दिख रहा है, इस मैप में उस टाइम क्या हमारा पाकिस्तान भी साथ में था, उस टाइम इंडिया का विभाजन नहीं हुआ था, बांग्लादेश सब साथ में ही थे। उस मैप में देखिए सारे जो दिख रहे हैं, दिल्ली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली, ये मेरठ, ये बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर, इलाहाबाद, बैरकपुर, संबलपुर, असम में भी था। ये सब जो थे वो क्या थे, वो सब केंद्र थे। लेकिन अब आइए देखते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले शुरू हुआ मेरठ से। मंगल पांडे जी ने बैरकपुर में विद्रोह कर दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने बैरकपुर में विद्रोह हुआ, उसके बाद ये
सबसे पहले शुरू हुआ बैरकपुर से, उसके बाद गया मेरठ, मेरठ से कहाँ गया ये, दिल्ली। और दिल्ली में क्या किया गया, बहादुर शाह जफर को बना दिया गया नेता, और ये पूरा देश लेवल मतलब पूरे इंडिया लेवल पर ये चालू हो गया। तो शुरू कहाँ हुआ, बैरकपुर से, फिर गया मेरठ, फिर गई दिल्ली। और आपको दिख रहा है कानपुर में नाना साहब, ग्वालियर में तातर, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मैप, ये मैप आपको पूरे लोकेशंस की जानकारी देगा। तो इस मैप को आप ध्यान से देखना, वीडियो खत्म होने के बाद आप जब वीडियो दोबारा देखना तो आप इसको प्यार से देखना, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम। अब हम जानते हैं कि इस विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत मैंने आपको बताया चर्बी वाला कारतूस। देखिए दोस्तों, आपको डेट्स ध्यान रखना है। 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। वो पांडे जी थे, पांडे जी तो भैया आपने पांडे जी की मूवी देखी है, पांडे जी दबंग होते हैं। पांडे जी दबंग थे, उन्होंने इनकार किया और लपेट दिया लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर मारी। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। लेकिन पांडे जी ने जो डायलॉग्स बोले थे वो लोगों के दिल में घर कर गए थे। तो वो मर तो गए लेकिन उनके डायलॉग्स जिंदा हो गए। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की और दिल्ली की ओर कूच कर लिया। बस ये हो गई शुरुआत, ये था बड़े स्तर पर शुरुआत। और वो 12 मई को दिल्ली पर कब्जा किए और मुगल सम्राट बहादुर शाह को उन्होंने बोला कि साहब आप ही हो जिनके नाम पे पूरा इंडिया एक हो सकता है, आप ही हो हमारी उम्मीद। भले वो बूढ़े थे लेकिन उन बूढ़े सम्राट में भी उनको उम्मीद का दिया दिख गया और उनको उन्होंने भारत का बादशाह घोषित कर दिया। भले ही उन्होंने नेतृत्व नहीं किया, उनके जनरल बख्त खान ने नेतृत्व किया, लेकिन बादशाह उनको घोषित कर दिया गया। अब दिल्ली विजय के समाचार ने पूरे देश को अचंभित कर दिया और शीघ्र ही विद्रोह में कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी, झांसी से लक्ष्मीबाई, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फैजाबाद, ग्वालियर सबको लपेट में ले लिया और इंडिया में पहला स्वतंत्रता संग्राम रच दिया गया। आइए दोस्तों, अब आप बोल रहे होंगे कि बहुत देर से आप बता रहे हो, मैप में भी आप बता रहे हो, तो इनको मैं याद कैसे करूंगा। इन तो दोस्तों मैंने एक ये टेबल बनाया पूरा। ये टेबल आपको जब भी आप वीडियो देखो, इस टेबल को आपको अपने कॉपी में बनाना है और इस टेबल को याद रखना है। देखो दोस्तों, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते हैं लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं इससे क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखो, ये टेबल है। दिल्ली दिल्ली में जनरल बख्त खान, बहादुर शाह द्वितीय, हडसन, इनको दमन किसने किया, हडसन ने किया, निकोलस ने किया। अब बाद में क्या हुआ, बहादुर शाह द्वितीय का उनको रंगून भेज दिया गया और उनका 1862 में मृत्यु हो गई। इनके बारे में बोला जाता है कि इनको अपने देश की जमीन भी नहीं हुई दफन, जमीन भी नसीब नहीं हुई दफन करने के लिए। कानपुर में किसने किया, नाना साहब ने किया। और इनका सेनापति कौन थे, तात्या टोपे थे। कैम्बेल, इनका नाम याद रखना भाई, यही है थैनोस। इन्होंने चुटकी बजाई है, इन्होंने चुटकी बजा के इस पूरे संग्राम की बैंड बजाई है इन्होंने। इनको क्या किया, फांसी दे दी गई तात्या टोपे को। लखनऊ लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये अवध की बेगम थी और इनका ये बेटा है बिरजिस कादिर। इनको भी कैम्बेल थैनोस ने निपटाया और ये मरी नहीं, ये नेपाल चली गई। झांसी में ये हैं सबसे मतलब सबसे वुमन सुपर हीरो में सबसे पावरफुल सुपर हीरो। और मैं अपने लाइफ का अगर किसी को सबसे बड़ा सुपर हीरो अगर मेरे दिमाग में कोई है तो रानी लक्ष्मीबाई है। इनको इनको किसने इनके इनका जो झांसी का दमन किसने किया, सर ह्यूरोज ने किया और ये वीर गति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर, ये है भैया, ये सबसे अच्छे कुंवर सिंह मतलब फेवरेट, 1857 की क्रांति मेरे फेवरेट हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी ने अंग्रेजों को परेशान किया तो कुंवर सिंह ने परेशान किया। और ये रहे इनके भाई अमर सिंह, और इनका विद्रोह कांड किसने किया, विलियम टेलर ने किया। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में इनकी मृत्यु हो गई। इलाहाबाद में लियाकत अली, जनरल नील, ये 1871 में पकड़े गए, 1892 में इनको भी रंगून में फांसी दे दी गई। बरेली में खान बहादुर खान, इनको भी कैम्पबेल बोला, थैनोस देख रहे हो, थैनोस,
इनको भी पकड़कर फांसी दे दी गई। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला को याद रखना। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि मैं इनके बारे में डिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहा हूँ। सबके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा अभी आगे पीपीटीज में, सबके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। और ये अपना थैनोस कैम्पबेल। और मौलवी अहमदुल्ला को कोई नहीं मार पाया था। ये एक राजा थे पुवैन, इन्होंने मौलवी की हत्या कर दी। उनको 50,000 का इनाम मिला। कितने का इनाम मिला? 50,000 का इनाम मिला। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आइए बहादुर शाह। अब हम सारे वीरों के बारे में जानेंगे। बहादुर शाह जफर, जैसा कि आपको पता है, ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। इनको नेता बना दिया गया था 20 सितंबर 1857। ये डेट याद रखना दोस्तों। इस दिन उन्होंने समर्पण कर दिया। मैंने पहले बताया, इनकी मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन लेने के लिए जमीन भी नसीब नहीं, क्योंकि इनको। अब आइए इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे खास ध्यान रखना। मैंने इसका अलग कॉलम इसलिए बनाया है ताकि आप इसका खास ध्यान रखो नोट्स बनाते टाइम। जनरल बख्त खान ने नेतृत्व किया। 12 मई को मुगल बादशाह को विद्रोह का नेता बनाया गया। 12 मई 1857। हडसन निकोलस ने इनका दमन किया। इनको रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हुई। अब आइए लक्ष्मीबाई, मेरी सबसे फेवरेट वुमेन सुपर हीरो। लक्ष्मीबाई झांसी का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। ये गंगा राव की विधवा थी और इनके जो दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, उनको सत्ता मिलनी थी, लेकिन डलहौजी की हड़प नीति ने क्या किया? झांसी को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया। तो ये अपने पुत्र को अधिकार दिलाने के लिए लड़ रही थी। इनकी मृत्यु कैसे हुई? 17 जून 1858 को ये वीर गति को प्राप्त हो गई और सर ह्यू रोज ने इनका दमन किया। अब आते हैं नाना साहब। नाना साहब कानपुर का नेतृत्व किया था इन्होंने। अजीमुल्ला नाना साहब का मुख्य सलाहकार था और इनके जो नेतृत्व थे वो किसने किया था? तात्या टोपे में। आइए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आते हैं। ये बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जो कि अंतिम पेशवा थे। डलहौजी की हड़प नीति का इनकी सत्ता चली गई। इनको जो मिलता था पैसा ब्रिटिश राज्य से, वो बंद हो गया। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंडू पंत था। इस बात का आप ख्याल रखना, ढोंडू चिल, ठीक है। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंडू पंत था, इस बात का याद रखना। नाना साहब का मैं सम्मान करता हूँ। नाना साहब के सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का भी एक नाम था, उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये दो चीज आप याद रखना दोस्तों। और मान सिंह, यही थे वो कटप्पा जिन्होंने पीठ में छुरा भोंका था तात्या टोपे की, क्योंकि तात्या टोपे बाहुबली थे। याद रखना दोस्तों, बाजीराव पेशवा के बाद भी, यानी कि नाना साहेब के बाद भी, ये ग्वालियर में आए थे तात्या टोपे, और वहां भी इन्होंने स्वाधीनता संग्राम फिर से जारी रखा था 1857 का। चलो दोस्तों हम आगे चलते हैं। वीर कुंवर सिंह, मेरे सबसे फेवरेट मैन सुपर हीरो। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान इन्होंने ही किया। यही वो हल्क हैं। इन्होंने मतलब इनका जो तलवार है उसको अभी भी कोई नहीं उठा सकता। यही वो हल्क है जिन्होंने अपने मुक्कों से अंग्रेजों को बहुत मारा था। और इनका साथ दिया था अमर सिंह ने। ठीक है, तो ये हल्क हैं हमारे। और इनका कहा था? जगदीशपुर बिहार। फिर बाद में इन्होंने क्या किया? छापामार युद्ध नीति के तहत इनका विरोध किया। बाद में सुरंग बनाकर भाग गए और बाद में इनकी मृत्यु। अब आते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध का नेतृत्व कर रही थी। लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। इनके जो पुत्र थे, मैंने आपको बताया था इनके पुत्र के बारे में। उसको इन्होंने क्या किया था? गद्दी पर बिठा दिया था। और यही वो लेडी थी जो कि लक्ष्मीबाई तो थी हमारी सुपर हीरो, ये भी एक सुपर हीरो है, वुमेन सुपर हीरो। इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्होंने अंग्रेजों को अनेक स्थानों पर हराया और बहुत कठिनाई से अंग्रेजों ने इन पर विजय पाई थी। और इनका दमन किसने किया? कैम्पबेल ने, थैनोस ने। और ये नेपाल चली गई। मौलवी अहमद उल्ला, मैंने पहले भी आपको बताया था मौलवी अहमद उल्ला के बारे में। मौलवी अहमद उल्ला ने फैजाबाद में हमारे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया।
इन्होंने अवध क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक प्रमुख नेता बनकर उभरे। इनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए। नहीं पकड़ पाने का उन्होंने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन एक धोखेबाज राजा था पुआन, उन्होंने इनको मार दिया और 50,000 के इनाम के लिए इनका सर थाली में सजा के अंग्रेजों को दिया। अब आइए, ये जितने भी इम्पोर्टेंट नेता थे उनका हो गया। अब आते हैं कि ये जो हमारा विद्रोह था, इस विद्रोह से हमको आज़ादी नहीं मिली है, विद्रोह असफल हो गया। आखिरकार अंग्रेजों ने इस पे काबू पा लिया और फिर से पूरे इंडिया में उनका शासन हो गया। तो ये विद्रोह असफल क्यों हुआ, हम इनके कारणों को देखते हैं। सबसे पहला सीमित आंदोलन था। एक बार मैं फिर से मैप के पास चलता हूँ। मैप, क्योंकि मैप के पास हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है सीमित आंदोलन था। दोस्तों, ये सीमित आंदोलन क्यों था, आप हमारे देख रहे हो मैप में। ये इंडिया में देखो कितने जगहों पे है, ये बहुत कम जगहों पे है। ये देखो, मैं आपको मैप बड़ा करके दिखा रहा हूँ। मतलब पूरे इंडिया में बहुत से, ये देखो, ये पूरा दक्षिण भारत ने तो हिस्सा ही नहीं लिया। तो सीमित विद्रोह था। जब तक पूरा इंडिया एक नहीं होगा तब तक, वो आपने कहानी सुनी है ना कि एक आदमी के 5 बेटे थे, पांचों को उसने बताया कि बेटा 10 लकड़ी लेके आओ, इसको तोड़ के देखो, और एक लकड़ी को तोड़ के देखो। तो जब तक लोग एक साथ नहीं लड़ेंगे तो कहाँ से फेमस होंगे। आइए, अब हम अपने स्लाइड पे चल लेते हैं फिर से वापस। मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने आपको बोला कि सीमित विद्रोह था। देखिए, ये विद्रोह तो सीमित था, लेकिन इसने क्या किया, बहुत कम समय में देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया। हमने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन मैंने आपको बताया दक्षिण के प्रांतों ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। अहम शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। तो सीमित विद्रोह था। प्रभावी नेतृत्व का अभाव, सबसे बड़ी दिक्कत इस विद्रोह की क्या थी, जो जहां था वैसे लड़ रहा है, कोई यूनिटी नहीं थी, सब अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। तो कोई नेतृत्व नहीं था। नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये हमारे सुपर हीरोज की बहादुरी में कोई शक नहीं है, लेकिन वो आंदोलन को नेतृत्व नहीं दे सके। इसके अलावा उस टाइम हमारे पास, हमारे देश में कोई ऐसा, जैसे आजकल क्या है, हर देश में एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना उस टाइम आज की तरह कम्युनिकेशन भी था कि फोन करके बोल दो कि भाई साहब हम आ रहे हैं, हमने लड़ाई शुरू कर दी, आप भी वहां सैनिक इकट्ठा करो और लड़ाई शुरू कर दो। जो हमारे विद्रोही थे, अनुभव, संगठन क्षमता और मिलकर कार्य करने की कमी थी। उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं था, लक्ष्य नहीं था। बस उनके पास क्या था, सबका इशू क्या था, नाना साहब का इशू था, उनका राज हड़प लिया, उनको अपना राज्य वापस पाना था। तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई का, उनको अपने बेटे को वापस गद्दी पर लाना था। तो सबका मतलब, किसी का एक लक्ष्य नहीं था। हर अगले क्षण में क्या करना है, कोई निश्चित नहीं था। बहादुर शाह जफर जो थे, वो बूढ़े हो चुके थे, जो कि मतलब उनको सबसे बड़ा नेता बनाया गया था, लेकिन वो बूढ़े हो चुके थे। सैन्य नेतृत्व की कमी थी। अंग्रेजों के पास कुशल लॉरेंस ब्रदर्स, थैनोस, कैम्बेल, थैनोस था, निकोलसन, हैवलॉक, आउट्रम, एडवर्ड जैसे कुशल सेना नायक थे। सीमित संसाधन, हमारे पास, हमारे विद्रोहियों के पास न संख्या थी न पैसा था, और उल्टा ब्रिटिश सेना के पास सैनिक था, पैसा था, बंदूक थे, तोप थे, गोले थे, उनके पास हथियार था। हम में जज्बा था, लेकिन हमारे पास न पैसा था न हथियार था। दूसरी बात, इंडिया का मध्य वर्ग, जो शिक्षित वर्ग था, उनको कोई मतलब नहीं था, लड़ रहे लड़ने दो। कुछ व्यापारियों ने हिस्सा लिया, लेकिन बहुत सारे व्यापारी और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता, बंबई में सभाएं करके अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। लेखों और भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया जाता था। तो ये जो बात है कि इंडिया में, पूरे इंडिया ने भाग लिया ही नहीं, तो असफल तो होना ही था। अब आइए, इस विद्रोह के परिणाम क्या हुए। कोई भी अगर काम होता है, तो अगर कोई भी लड़ाई होती है, दो लोग लड़ते हैं, जैसे दो लोगों ने लड़ लिया, लड़ने के बाद परिणाम क्या होते हैं, किसी का सिर फूटा, किसी के हाथ टूटे,
तो ये परिणाम होता है। अगर कोर्ट में लड़ाई लड़ोगे तो क्या होगा, जीतोगे तो आपको कुछ मिलेगा, दूसरा कुछ खोएगा। तो आइए हम देखते हैं इसके परिणाम क्या थे। इस विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और भारत पर पूरा शासन किसका हुआ, महारानी विक्टोरिया का। उन्होंने बोल दिया भैया ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आप एक काम करो, आपसे ना हो रहा है, अब पूरा शासन ब्रिटेन से चलेगा, और महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। 1858 के अधिनियम में एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा, 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई। ये बात आपको बाद में मैं जब दूसरे अगले लेक्चर आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसका भी इससे कोई मतलब नहीं है। हड़प की नीति की समाप्ति, जो डलहौजी की हड़प की नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि पता था अगर ये नीति रखेंगे तो फिर से ऐसा ही विद्रोह उठेगा और फिर से हमारे, क्योंकि अंग्रेजों के बहुत सारे अफसर इसमें शहीद हो गए थे और बहुत सारे उनकी फैमिलीज को भी मार दिया गया था बर्बरता के द्वारा। तो क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा कर ही दिया था तो हमें भी गुस्सा आया, हमने भी उनको मारा। तो अब क्या हुआ, हड़प नीति समाप्त कर दी गई, कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने का अधिकार दे दिया गया। और 1857 का विद्रोह इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई की का जो मार्ग था, जो बेस था, इसी ने बनाया। दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। हम अगले लेक्चर में, क्योंकि ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा था, मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया और शायद आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे वीडियोज पर लाइक्स बहुत कम आते हैं, आप लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि हमने जो मेहनत की है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और हम अगले वीडियोज में इसका ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे। इवन यूपीएससी में जो एक एक सवाल आए हैं उनको भी लेंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमको सुनने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।